राजस्थान टेस्ट सन 2017 में पूछे गए उर्दू के सवालों को आज हम लोग हल करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपको यूपी टेट में भी बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में कौन सी सिनत है। तो दोस्तों यहाँ पे किया क्या जा रहा है, इस शेर में दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी किसी शेर में दो चीज़ों का कंपैरिजन किसी ख़ास वस्फ की बिना पे, किसी कॉमन क्वालिटी की बिना पे किया जाए तो वहाँ पे सिनत तशबीह होगी। जैसे मैं कहूँ दुआ चाँद की तरह खूबसूरत है, तो दुआ और चाँद दोनों की कॉमन क्वालिटी ये है कि दोनों ही खूबसूरत हैं, इसलिए मैंने दुआ की तुलना चाँद से कर दी, तो इस सेंटेंस में आपका सिनत तशबीह हो गया। इसी तरह अली शेर की तरह बहादुर है, इसमें भी आपका सिनत तशबीह हो जाएगा। उसी तरह इस शेर में महबूब के होठों की तुलना की जा रही है गुलाब की पंखुड़ी से। दोनों की कॉमन क्वालिटी है कि दोनों ही नाजुक और मुलायम होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, इस शेर में सिनत तशबीह है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा सही मुतरादिफात हैं। दोस्तों मुतरादिफात का मतलब क्या होता है, यानी कि हम माना सिनोनिम्स कह सकते हैं। तो क्या आका और गुलाम एक दूसरे के मुतरादिफ हैं? जी नहीं दोस्तों, ये एक दूसरे के मुतजाद यानी कि अपोजिट हैं। सुख और दुख भी एक दूसरे के मुतजाद हैं और मुफलिस और मालदार भी एक दूसरे की ज़िद हैं, जबकि अमीर और गनी एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। तो हमारा सही जवाब दूसरा वाला ऑप्शन होगा। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सी कहावत है। कहावत और मुहावरे में फ़र्क होता है। चार चांद लगाना, 9 2 11 होना, कान भरना, ये तीनों जो हैं वो आपके मुहावरे हैं। चार चांद लगाना का मतलब होगा खूबसूरती बढ़ाना, 9 2 11 का मतलब होगा भाग जाना, कान भरना का मतलब होगा किसी की बुराई करना या किसी की शिकायत करना। जबकि यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, ये आपका मुहावरा नहीं है बल्कि ये आपकी कहावत है। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल कि लाहके की मिसाल है। दोस्तों साबका और लाहका होता क्या है। सफिक्स एंड प्रीफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय कहते किसे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों जब भी किसी भी लफ्ज़ से पहले कोई लफ्ज़ का टुकड़ा लग के उस लफ्ज़ की मीनिंग को चेंज कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे साबका। जैसे एक लफ्ज़ यहाँ पे दिख रहा है आपको हुनर, उसके पहले आपने लगा दिया अहल, तो ये आपका बन गया साबका की मिसाल। इसी तरह लब, उससे पहले आपने ज़ेर लगा दिया, ज़ेरे लब बन गया और ये आपका साबके की मिसाल बन गया। इसी तरह ज़ोर से पहले अगर आप लोग पुर लफ्ज़ लगा देंगे तो आपका पुरजोर होगा और पुरजोर आपकी मिसाल होगा साबका की। इसी तरह अगर मैं लाहका की बात करूं तो लाहका के आखिर में किसी लफ्ज़ को जोड़ते हैं और उसकी मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है शीर, उसमें आपने जोड़ दिया खार, तो ये बन गया शीर खार, यानी कि शीर खार जो है वो लाहके की मिसाल है। इसी तरह अकल, इसमें आप लोग बाद में जोड़ दीजिए मंद, क्या बन जाएगा, अकलमंद बन जाएगा और वो आपकी लाहके की मिसाल होगी। तो इन चारों में लाहके की मिसाल आपकी शीर खार हो गई, क्योंकि खार को शीर के बाद में जोड़ा गया है। अगला सवाल देखते हैं कि हर्फ की आवाज़ की बुनियाद पर दर्स में कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो अक्षर है उसकी ध्वनि के अनुसार हम लोग कक्षा में कौन सी शिक्षण विधि इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों क्लासरूम में जब हम लोग लेटर के साउंड के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ाते हैं तो उसको कहा जाता है सूती तरीका, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल बहुत अहम सवाल ये है कि शेर में किसी मशहूर किस्सा या वाक़या की तरफ इशारा कहलाता है। जब भी कभी शेर में किसी मशहूर किस्सा, तारीख़ी वाक़या या फिर मजहबी रिवायत की तरफ इशारा होता है तो याद रखिएगा उसमें सिनत तलमी होती है।
सिनत तलमी के लिए कुछ शेर मैं आपको सुना दूं जो कि कई बार इम्तिहानात में पूछे गए हैं, ध्यान से सुनिएगा। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में सिनत तलमी है क्योंकि इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। अगला शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में भी सिनत तलमी है क्योंकि नमरूद ने जब आग जलाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंकने के लिए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेफिक्र थे। तो वही शेर अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, इसलिए इस शेर में आपका सिनत तलमी हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इस शेर में गालिब क्या कह रहे हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत से निकलने का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए इस शेर में भी आपकी सिनत तलमी हो गई। अगला शेर ये कि मैंने माना कि तू यूसुफ सा हंसी है लेकिन, मैंने माना कि तू यूसुफ सा हंसी है लेकिन, मेरा दिल है कोई मिस्र का बाजार नहीं। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाज़ार में नीलाम हो गए थे, उसका जिक्र शायर कर रहा है, इसलिए इस शेर में भी सिनत तलमी है। अगला शेर सिनत तलमी के हवाले से ये है कि क्या फ़र्ज़ है कि सब क्या फ़र्ज़ है कि मिले सबको एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करे कोहे तूर का। तो कोहे तूर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, इसलिए कोहे तूर का जिक्र शेर में आ गया। इस शेर में भी आपका सिनत तलमी हो गई। तो सिनत तलमी से रिलेटेड मैंने 5 या 6 अशआर आपको सुना दिए, इसीलिए सुनाए ताकि आपको जब इम्तिहान में सिनत तलमी आ जाए तो आप गलती ना करो। सिनत तलमी और हुस्न तालील सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि अगला जो सवाल है कि प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सिनात है? तो दोस्तों इस शेर में सिनत हुस्न तालील है। सिनत हुस्न तालील क्या होती है? जब किसी शेर में किसी चीज़ के सबब को ऐसे बयान किया जाए कि जो दरअसल में वो सबब ना हो, तो वहाँ पे सिनत हुस्न तालील होती है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज करबला के मैदान में 3 दिन से भूखी और प्यासी थी, जिसकी वजह से नहर फुरात की जो मौजें हैं वो साहिल से अपना सर पटक रही थी। तो मौजें तो साहिल से टकराती ही रहती है, ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको शायर ने क्या करार दिया है कि हज़रत इमाम हुसैन की फ़ौज प्यासी थी, इसीलिए मौजें सर पटक रही थी साहिल पर। तो इसलिए इस शेर में आपका हुस्न तालील है। कुछ और शेर मैं आपको सुना दूं जो कि हुस्न तालील के हवाले से है। अभी जो पत्थर है आदमी था कभी, अभी जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। यानी कि इंतज़ार में जो ये पत्थर है ना, किसी के इंतज़ार में, क्या ये पहले आदमी था, ये किसी के इंतज़ार में पत्थर बन गया। तो असल वजह को न बताते हुए कुछ और वजह जब किसी शेर में बताई जाती है तो वहाँ पे हुस्न तालील होता है। अगला सवाल ये कि होता है नेहा गर्द मेरे, होता है नेहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है जभी खाक पे दरिया मेरे आगे। इस शेर में भी आपका सिनत हुस्न तालील है। तो हुस्न तालील और तलमी क्या होता है आपने दोनों जान लिया। इंशाअल्लाह इससे रिलेटेड सवाल आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि हमदर्दी नज़्म किसकी है? तो दोस्तों ये जो हमदर्दी नज़्म है ये अल्लामा इकबाल की है। अल्लामा इकबाल से रिलेटेड कुछ अहम नज़में मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल से हर साल एक सवाल पूछा जाता है। जैसे आपसे एक बार पूछा गया था शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है, तो शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की है। इसके अलावा तराने हिंद, जिसको हम लोग सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नाम से जानते हैं, वो भी अल्लामा इकबाल की नज़्म है। शिकवा अल्लामा इकबाल की नज़्म है। इसके अलावा जवाब शिकवा भी अल्लामा इकबाल की है। साकी नामा, तुलुए इस्लाम, इबलीस की मजलिस शूरा, नया शिवाला,
राम, औरत, खिजरे रा, लेनिन, खुदा के हुजूर में, ये सभी नज़में अल्लामा इकबाल की हैं। ठीक है, अब कुछ और ऑप्शन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर इस्माइल मेरठी की बात करें तो इनकी नज़में बच्चों के लिए ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है, जैसे तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, ये जो नज़म है ये हमद भी है और ये इस्माइल मेरठी की है, इनको बच्चों का शायर ही कहते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की बात करें तो इसकी कुछ अहम नज़में जो हैं वो आदमी नामा हैं, बंजारा नामा, मुफलिसी, रोटियां, होली, झोपड़ा और दिवाली है। ये किसकी नज़में हैं? नज़ीर अकबर आबादी की हैं। इनको अवामी शायर कहा जाता है। अगर हाली की बात करें तो इनकी जो मुसद्दस है वो बहुत ही मशहूर है, मुसद्दस हाली के नाम से। इसके अलावा मुनाजात बेवा, हुब्बे वतन वगैरह इनकी मशहूर नज़में हैं। तो यहाँ पे 4 शायर, सभी से रिलेटेड कुछ अहम बातें मैंने आपको बता दी। अगला सवाल, वो लफ्ज़ जो किसी काम करने वाले को जाहिर करे क्या कहलाता है? दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल कहते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख दूँ कि अली कुरान पढ़ता है। ठीक है, अली कुरान पढ़ता है। इस सेंटेंस में आपको फेल, फाइल और मफूल तीनों मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे तो सवाल में आपको बस फाइल पूछा था, मैं इस सेंटेंस में तीनों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे अली जो है वो आपका क्या है? फाइल है, और जो पढ़ना है वो आपका क्या है? फेल है, और कुरान जो है वो मफूल है। अगर हमको पहचानना रहे फेल, फाइल, मफूल कैसे पहचानेंगे दोस्तों? किसी भी सेंटेंस में फ़ाइल को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सवाल करेंगे। क्या लगाकर, कौन लगाकर सवाल करेंगे? मैं पूछूं कि कौन कुरान पढ़ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा? अली कुरान पढ़ रहा है। तो कौन लगाने के बाद जब सवाल किया जाता है और उसके सवाल के जवाब में जो जवाब आता है वही आपका फ़ाइल कहलाता है। आपसे कोई पूछे कौन कुरान पढ़ रहा है, आप कहेंगे अली, तो अली आपका हो गया फ़ाइल। अगर कोई आपको पूछे अली क्या पढ़ रहा है तो आप क्या बताएंगे? अली कुरान पढ़ रहा है। तो क्या लगाकर जब सवाल किया जाए तो उसका जो जवाब मिलेगा वो आपका मफ़ऊल होगा। तो आपका कुरान क्या हो गया? मफ़ऊल हो गया। और पढ़ना आपका फेल है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल देखते हैं, फ़रहत के मानी क्या हैं? तो दोस्तों फ़रहत तो मानी होता है खुशी। यहाँ पे खुशी आपको दिख नहीं रहा है तो खुशी का एक और माना होता है सुरूर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी दिख रहा होगा। फ़रहत और सुरूर दोनों हम माना हैं। अगला सवाल जो है वो पैसेज पे मबनी है। इसको हल करने के लिए हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पैसेज में मौलाना बरकतुल्लाह साहब के बारे में बात हो रही है कि मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अब तन्हा न थे, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले दूसरे इनकलाबी भी उनके साथ शामिल हो गए थे। जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। उनकी इनकलाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जापानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू किया। इस वजह से मौलाना को जापान छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में वो अखबार इनकलाब के एडिटर हुए जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमान था। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया। तो यहाँ पे मौलाना बरकतुल्लाह साहब के बारे में डिस्कशन हो रहा था। और अब इस पैसेज से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, उनको हमें हल करना है। आवाज़ से आवाज़ मिलाना मुहावरे के क्या मानी है? तो सुर से सुर मिलाना इसका सही माना होगा, यानी कि उनके क्या करना? उनके साथ साथ चलना। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं। कहा जा रहा है कि तर्जुमान के मानी हैं। तो दोस्तों तर्जुमान के माने हैं आपका लीडर यानी कि नुमाइंदा। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि जिला वतनियों से, जिला वतन इनकलाबियों से मुराद क्या है? तो जिला वतन क्या होता है? जिसको आप लोग हिंदी में कहते हो तड़ी पार कह लीजिए, यानी कि वतन से निकाल देना।
तो जिला वतन इनकलाबियों से मुराद है वतन से निकाले हुए इनकलाबी। डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल कि मौलाना बरकतुल्लाह का ताल्लुक किस शहर से? तो पैसेज में अभी आपने पढ़ा मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, यानी कि इनका ताल्लुक भोपाल से था। अगला सवाल कि इनकलाब के क्या माने? दोस्तों इनकलाब के माने होता है उलट पलट, गर्दिश ज़माना, यानी तब्दीली। ठीक है, इनकलाब के माने क्या हो गया आपका? तब्दीली हो गया। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखिए एक और नज्म से रिलेटेड पैसेज है, इसको भी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड 76 से 80 सवालों को हल करेंगे। कहा यह जा रहा है कि समझता है उसे सारा ज़माना, किताब इल्म हिकमत की खजाना। हमारी मुनिसो गमखार हैं ये, जिहाद इल्म की ललकार हैं ये। किताबों की तारीफ़ की जा रही है, किताबों की अहमियत क्या है ये बताया जा रहा है। हमारी मुनिसो गमखार हैं ये, जिहाद इल्म की ललकार हैं ये। किताबें क्या हैं? रूहानी ग़िज़ा हैं, सुकू दिल का दवाओं की दवा हैं। किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई। किताबों की रफ़ाकत भी अजब है, ताल्लुक़ तोड़ना इससे गज़ब है। अब देखिए इससे रिलेटेड पहला सवाल है कि जिहाद के मानी क्या हैं? तो दोस्तों जिहाद के मानी हैं दीन की हिमायत में लड़ना। तो चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल कि सुकून का मुतरादिफ होगा। दोस्तों सुकून का मुतरादिफ क्या होगा? हम माना आपका होगा आराम होगा। अगला सवाल है कि आशना लफ्ज़ का मुतज़ाद क्या होगा? दोस्तों आशना मतलब होता है जाना पहचाना, जाना पहचाना का उल्टा क्या होगा? बेगाना। तो आशना लफ्ज़ का उल्टा यानी कि मुतज़ाद आपका बेगाना हो जाएगा। रफ़ाकत हो तो क्या होती है? रफ़ाकत होता क्या है? तो दोस्तों रफ़ीक जो आप जानते हैं उसका मतलब दोस्त जानते हैं, तो उसी से रफ़ाकत बना हुआ है, यानी कि करीबी। जो आप जैसे हम आपके अगर करीब हैं तो हम में आप में क्या कहलाएगी? रफ़ाकत कहलाएगी। तो रफ़ाकत से आपकी कुर्बत होती है। तो डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। रूहानी ग़िज़ा से क्या मुराद है? तो रूहानी ग़िज़ा से मुराद इल्म व हिकमत है। किताबें रूहानी ग़िज़ा देती हैं, यानी कि इल्म और हिकमत देती हैं। अगला सवाल ये है कि फ़ेल लाजिम की मिसाल है। दोस्तों फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी क्या होता है आप लोग जान जाइए। फ़ेल लाजिम वो होता है जो कि फ़ाइल पे ही तमाम हो जाए, मफ़ऊल को न चाहे, वो आपका होता है फ़ेल लाजिम। जबकि फ़ेल मुतअद्दी वो होता है जो फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल को भी चाहे। जैसे यहाँ पे किताब लिखा हुआ है रहीम ने किताब पढ़ी, तो इस सेंटेंस में जो रहीम है और किताब है ये मफ़ऊल और फ़ाइल दोनों हैं। ठीक है, रहीम आपका फ़ाइल है और किताब मफ़ऊल है, यानी कि ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो फ़ेल है वो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों तक है, इसलिए इसमें आपका फ़ेल मुतअद्दी हो गया। ठीक है, ज़ैद ने ख़त लिखा, तो इसमें भी आपको मफ़ऊल दिख लिया, ये भी आपका फ़ेल मुतअद्दी हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है महमूद आया, इसमें आपको मफ़ऊल नहीं दिख रहा है। फ़ेल लाजिम होता ही वही है जो कि सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रह जाए, मफ़ऊल को न चाहे। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। महमूद आया फ़ेल लाजिम की मिसाल है। अगला सवाल ये कि वह स्कूल गया, इस जुमले में वह क्या है? दोस्तों ही वेंट टू स्कूल, तो ही आपका क्या है? ही आपका जो है वो क्या है? प्रोनाउन है, जो कि नाउन के इस्तेमाल पे यूज़ होता है, तो हम वह कह सकते हैं क्या है? वो आपका ज़मीर है। अगला सवाल कि दुरुस्त इमला की निशानदेही कीजिए। दोस्तों यहाँ पे मकरूज़ लिखा है, जो सही मकरूज़ का जो सही इमला होगा वो आपका ये होगा। देखिए अब इसको ढूंढिए कौन से वाले ऑप्शन में है? चौथे वाले ऑप्शन में है, तो मकरूज़ आपका सही इमला ये होगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है जो कर्जदार आदमी होता है उसको मकरूज़ कहते हैं। अगला सवाल कि उर्दू में राइज रस्म ख़त का नाम है। तो दोस्तों उर्दू में जो लिपि राइज है उसको हम लोग नस्तालीक कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही जवाब है। इस्तिखराजी और इस्तिकराई तरीका अपनाया जाता है, इसको हम लोग निगमन और आगमन विधि कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। तो ये तरीका किस में अपनाया जाता है? तो दोस्तों जब हम लोग ग्रामर पढ़ाते हैं तो उसमें हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये होता क्या है इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। इंडक्टिव मेथड यानी कि जो इस्तिकराई तरीका होता है उसमें पहले
एग्ज़ाम्पल दिया जाता है और एग्ज़ाम्पल की मदद से रूल और सिद्धांत बनाए जाते हैं, जबकि इस्तिखराजी तरीका में पहले ही रूल दे दिया जाता है, बच्चों को रूल याद करा दिया जाता है, फिर उस पर एग्ज़ाम्पल कराए जाते हैं। तो ये जो दोनों तरीके हैं वो किस चीज़ को पढ़ाने में इस्तेमाल होते हैं, तो ग्रामर की तदरीस में ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं। कवायद की तदरीस में सी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल है कि ज़ैल में कौन इमदादी सामान्य तालीम से मुताल्लिक नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शन में कौन TLM है, कौन TLM नहीं है, ये पूछ रहा है। शिक्षण सहायक सामग्री अगर आप रेडियो की बात करें तो बिल्कुल है, टेप रिकॉर्डर भी है, टेलीविज़न भी है, ठीक है, टेलीविज़न पे भी आप इंफॉर्मेशन को चला के बच्चों को देखा और सुना सकते हैं। लेकिन जो टेलीफोन है ये आपका कोई शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, यानी कि TLM नहीं है, इमदादी सामान्य तालीम नहीं है। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि मुश्तरका लफ्ज़ के क्या मानी है। मुश्तरका जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन, यानी कि मिला जुला, तो मिली जुली ये मुश्तरका लफ्ज़ का माना हो गया। अगला सवाल देखते हैं। जिहाद इल्म से मुराद क्या है। तो दोस्तों जिहाद इल्म से मतलब है इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना, ठीक है। आप मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब से ढूंढ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठंडी में कोचिंग जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, जिहाद इल्म कर रहे हैं, यानी इल्म हासिल करने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं। चौथा वाला ऑप्शन सही है। जरासीम के क्या मानिए। दोस्तों जरासीम बहुत छोटे कीड़े होते हैं जिनको कि आप बिना माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते हैं। तो बहुत छोटे कीड़े जो बगैर दूरबीन के नज़र नहीं आते उनको हम लोग जरासीम कहते हैं। अगला सवाल है कि हमारी जिल्द में बारीक बारीक छेदों को क्या कहा जाता है। तो उसको मसाम कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सन 2017 राजस्थान के टेट को जो पेपर था उसको हमने डिस्कस किया, ठीक है, और कुछ अहम बातें भी बताई। तो ये आपको टेट में भी, यूपी टेट में भी और सभी राज्यों के टेट के इम्तिहान में फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।